बहनोई किस्तों पर चीजें देता था। अक्सर मुझसे कहता कि तुम्हारी अपनी दुकान है, जो चाहे ले जाओ, मगर शर्म के मारे मैं इनकार कर देती। एक रोज बहनोई आया तो हाथ से कपड़े धो रही थी। कहने लगा अभी नई वॉशिंग मशीन भिजवाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो खुद लेकर आ गया। मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब बहनोई ने, ये आज से 1 साल पहले का वाकया है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था। मेरे पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसे में मेरा बहनोई मेरी बहुत मदद करता था। वो मुझे अक्सर किस्तों पर चीज़ें दे दिया करता था। वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था। जवानी में ही बेवा हो जाने के बाद मैं अपने घर में अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। मैं और मेरा बेटा अब अपना गुजारा कर रहे थे कि एक दिन अचानक से मेरा बहनोई हमारे घर आया। बस वक्त जवान थी और खूबसूरत भी। मेरा बहनोई घर आया तो मैं अकेली थी। मेरा बेटा अब स्कूल जाने लगा था। मुझे समझ नहीं आया था कि मेरा बहनोई मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। उसने मुझसे कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं बिला झिझक उससे कह दिया करूं। मैं उससे चीज़ें नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाती थी। वो मुझे अजीब नज़रों से देखता। मैं ये तो जान गई थी कि उसको मुझसे कोई न कोई मतलब ज़रूर है, वरना भला वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों होता। वजह क्या थी उसकी इतनी मेहरबानी के पीछे? क्या राज था ये तो मैं नहीं जानती थी। शुरू शुरू में तो मैं शर्मिंदा होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे किस्तों पर चीज़ें देने लगा। उसकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जो उसने हमारे ही इलाके में खरीदी हुई थी। अब तकरीबन हर रोज़ का मामूल बन चुका था कि वो मुझे कोई न कोई चीज़ ला कर देता रहता और कहता कि अगर और भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। कभी कभी मुझे उसका ये अंदाज काफ़ी खटकता था, लेकिन फिलहाल मेरे लिए मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी संवारनी थी, इसीलिए अब मैं बिला झिझक उससे चीज़ें ले लिया करती थी। वक्त गुजरता गया और मेरा बहनोई हमेशा मेरी मदद करता रहा। उसका अंदाज और बात करने का तरीका अक्सर मुझे परेशान कर देता था। उसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैं सब कुछ भुलाए चुपचाप अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। मेरा बेटा बड़ा हो चुका था और इस दौरान मेरे बहनोई ने कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की थी। मुझे यही लगा था कि शायद इस दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं और वो बस इंसानियत के नाते ही मेरी मदद कर रहा था। मेरा बेटा पढ़ लिख कर अब नौकरी की तलाश में था। मेरा बहनोई अब भी हमारी भरपूर मदद करता था। एक दिन मैं घर में थी जब अचानक मेरा बहनोई हमारे घर आ गया। उस वक्त मैं हाथ से कपड़े धो रही थी। मुझे इस तरह से कपड़े धोता देखकर मुझ पर काफ़ी गुस्सा हुआ और फिर उसने कहा कि मैं अभी वॉशिंग मशीन भिजवाता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा मना करने के बावजूद भी वो मशीन भेज ही देंगे। लेकिन दिन से रात हो गई, उन्होंने मशीन नहीं भेजी और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि दिन से शाम और शाम से रात हो गई थी। ना ही मेरा बहनोई आया, ना ही मशीन आई। मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे बेटे ने कहा कि आज वो घर नहीं आ पाएगा, उसे अपने काम के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मैं अकेली थी। सब सोचों को झटकते हुए मैं सोने के लिए लेट गई। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई थी कि रात के इस पहर भला मेरे घर कौन आ सकता है। पहले तो कभी कोई नहीं आया। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो मेरा बहनोई दरवाजे पर खड़ा था और साथ में एक वॉशिंग मशीन के साथ साथ ड्रायर मशीन भी थी। आधी रात को यूं उसे अपने घर देखकर मैं हैरान हुई थी, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी इतनी रात को मेरे घर नहीं आया था। उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो ना चाहते हुए भी मुझे इजाज़त देनी पड़ी। मुझे उसके इरादे कुछ खास ठीक नहीं लग रहे थे। आज उसका अंदाज काफ़ी बदला बदला सा था। वो घर के अंदर आया तो मैंने एहतियातन दरवाज़ा खुला रहने दिया, क्योंकि जिस अंदाज से वो मुझे देख रहा था मुझे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। उसने दोनों मशीनों को घर के अंदर रखा और मुझे पानी लाने को कहा। मैं उसके लिए पानी लेकर आई तो उसने कहा कि आज वो मुझसे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलने आया है और आज रात का वक्त उसने इसीलिए चुना है क्योंकि आज तुम्हारा बेटा घर पे नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा कि ये वो क्या कह रहा था। ऐसा भी कौन सा काम था उसे मुझसे जो वो इस तरह से बोल रहा था। आज पहली मर्तबा मुझे उसकी बातों से डर लग रहा था। जाने क्यों मुझे आज कोई अनहोनी का एहसास हो रहा था। वो रात के इस पहर मुझसे क्या काम लेने आया था।
بہت سی سوچیں تھیں جو دماغ میں چل رہی تھی. مجھے آج پہلی مرتبہ اپنے بہنوئی سے اور اس کی عجیب و غریب باتوں سے ڈر لگ رہا تھا. اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں راضی ہوں گی تو ہی وہ کرے گا جو وہ کہنے اور کرنے آیا ہے. اس کی اس بات پر مجھے واقعی ڈر لگنے لگا تھا. پھر اس نے جو بات مجھ سے کہی وہ سن کر میرے تو حواس ہی سلب ہو گئے. اس کی بات سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بہنوئی کبھی مجھ سے ایسی بھی کوئی بات کر سکتا ہے. میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. جب اس نے مجھے اپنے پاس بلایا میں نے انکار میں سر ہلایا تو اس نے کہا کہ وہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرے گا. جب تک میں راضی نہیں ہو جاتی وہ مجھے منانے کی کوشش کرتا رہے گا. اور مجھے کہتا ہے وہاں سے چلا گیا جبکہ پیچھے میرا بی پی ہائی ہو چکا تھا. سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا. میں نے غلطی کر دی تھی یہ سوچ کر کہ وہ انسانیت کے ناطے یہ سب کچھ کر رہا ہے جبکہ وہ تو اپنے ہی مفاد کی خاطر یہ کر رہا تھا. میں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی اپنے مفاد کے بجائے انسانیت کے ناطے کوئی ہمدردی کر سکتا ہے. ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی. میں ساری رات سوچتی رہی. ایک پل کو بھی آنکھ نہیں لگی. صبح ہوتے ہی میرا بیٹا گھر واپس آیا تو میں نے غائب دماغی سے اس کے لیے ناشتہ بنایا. وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا. میں نے فی الحال اسے کچھ بھی نہ بتایا. وہ ناشتہ کر کے سو گیا جبکہ میرا بہنوئی میری نیندیں حرام کر گیا تھا. میرے تو دماغ کی نسیں پھٹنے والی تھی لیکن کوئی بھی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی اس کے بعد شاید نہیں یقیناً میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو جاتی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ سب کچھ ختم ہو جائے. میرے بہنوئی نے اپنے کیے سارے احسانوں کے بدلے مجھ سے جو چیز مانگ لی تھی وہ میں نہیں چاہتی تھی لیکن میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. شام کو میرا بیٹا سو کے اٹھا تو میں نے اس کے لیے کھانا بنایا. کھانے کے دوران میں نے اسے سب کچھ بتا دیا جو کچھ میرے بہنوئی نے مجھ سے کہا. وہ سب کچھ سنتے ہی ایک پل کو تو میرے بیٹے کا سر ہی گھوم گیا. اسے بھی اس بات سے خاصا جھٹکا لگا. غصے کی وجہ سے اس کے وجیح چہرے پر سرخی سی چھانے لگی تھی. اس نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور گھر سے باہر نکل گیا. میں اسے یہ بات چاہ کر بھی چھپا نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے اس ایک فیصلے کی وجہ سے میرے بیٹے کا مستقبل جڑا ہوا تھا. میں رات کو انتظار ہی کرتی رہی لیکن میرا بیٹا گھر واپس نہ آیا. اور پھر اگلے دن جب وہ گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے اپنا فیصلہ سنایا. اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گرا. حیرت کی زیادتی سے میری آنکھیں باہر آنے کو تھیں. مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا کبھی بھی مجھے اپنے بہنوئی کی بات نہیں ماننے دے گا لیکن یہاں تو وہ خود ہی اس بات کی حامی بھر رہا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ میں کتنے دنوں سے نوکری ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. ہر شہر ہر جگہ مارا مارا پھر رہا ہوں لیکن مجھے نوکری ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اگر وہ مجھے کوئی کاروبار بھی کروا دیں گے تو آپ ان کی بات مان لیں. کتنی ہی دیر میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے دل پر پتھر ہی رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا لیکن میں اپنی وجہ سے اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے اپنے بیٹے کے سامنے تو کچھ نہ کہا لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بہنوئی سے بات کروں گی اور اسے اس کام کے لیے منع کر دوں گی. میرا بیٹا تو میری بات مان ہی گیا تھا لیکن مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. اگلے دن میرا بہنوئی میرے گھر آیا تھا. یقیناً وہ اپنا جواب لینے آیا تھا اسی لیے میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیا. اسے کمرے میں بٹھا کر میں نے اس کے لیے پانی لینے چلی گئی کیونکہ جو بات میں اس سے کہنے والی تھی شاید نہیں ہونا. اسے اس بات پر غصہ ہی آنا تھا. میں پانی لے کر گئی تو اس نے مجھ سے میرا جواب مانگا. میں نے ہونٹ تر کرتے اس سے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی. میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی. میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا. پھر اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو میرا بیٹا ہمیشہ ہی نوکری کی تلاش میں بھٹکتا رہے گا. میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا. وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے گھور رہا تھا. میں نے اسے صاف الفاظوں میں منع کیا تھا لیکن وہ تو مجھے سیدھا سیدھا دھمکانے پر اتر آیا تھا. اس نے کہا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو وہ مجھے اور میرے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے. چار و ناچار مجبور ہو کر مجھے اس کی بات ماننی ہی پڑی اور پھر اگلے چند دنوں کے بعد ہی ہماری زندگی بدل گئی تھی. میں نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا تھا جو میرے ماں باپ کا تھا اور اب ہم اس سے قدرے بڑے اور بہتر گھر میں رہنے لگے تھے. گھر میں ہر قسم کی آسائش کی چیز موجود تھی جبکہ اب ہمارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی اور میری بیوی نے ہمارے گھر کو جہنم بنا دیا تھا. میں ہر قسم کی آسائش ہونے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں سکون کی کمی آ چکی تھی. پہلے بے شک ہم چھوٹے گھر میں رہتے تھے, آسائشات کم تھی لیکن بے شک وہاں سکون ضرور تھا. لیکن اب یہاں ہمارے اس نئے اور بڑے گھر میں میری
बहू ने हम माँ बेटे का सुकून गारत कर दिया था। वो दिन भर जाने कैसी कैसी पागलों जैसी हरकतें करती रहती थी और हम लोग चाहकर भी उसको कुछ नहीं बोल पाते थे। मेरा बेटा तो इस घर से ही इस कदर आजिज आ चुका था कि वो अब कई कई दिन ही अपने काम पर गुजारने लगा था। मैंने अपने बहनोई की बात मान ली थी और बदले में उसने मेरे बेटे को अपने कपड़ों की दुकान डाल दी थी और काम बिल्कुल अच्छा चल रहा था और इसी वजह से हमारी जिंदगी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा दुनिया वालों को लगता था, क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज सुकून है जो खरीदने से नहीं मिलता, और हमारे पास यही सुकून नहीं था। मैंने अपने बेटे की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसकी जिंदगी से सुकून, चैन सब गायब हो चुका था। मेरी बहू ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। आज मैंने सुबह नाश्ता बनाया जो मेरी बहू को पसंद नहीं आया और उसने नाश्ते की टेबल ही उल्टा दी। घर में 2-2 नौकरानियां थी, लेकिन वो भी उससे बेहद आजिज आ चुकी थी। मैं जो भी नौकरानी घर में रखती, मेरी बहू ने तिगनी का नाच नचा देती और वो काम छोड़ देती। आज भी वो दोनों नौकरानियां जाने का कह रही थी। बड़ी मुश्किल से तरले मिन्नतें करने के बाद वो लोग रुकने के लिए मानी थी। मेरा बेटा 2 दिन से गया हुआ था और अब तक घर वापस नहीं आया था। इस बात पर भी मेरी बहू ने घर में शोर मचा रखा था, लेकिन मैं उसे ये बात कैसे समझाती कि उसके इसी शोर शराबे और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से नौकरानियों से घर साफ करवाने के बाद मैंने उनकी छुट्टी ली और अपने कमरे में आकर लेट गई। इतना काम तो मेरे छोटे से घर में भी नहीं होता था जितना काम यहाँ होता था। अभी मैं लेटी ही थी कि मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। मुझे यकीन था कि ये मेरी बहू की कारस्तानी है, लेकिन उस वक्त मैं इतना थक चुकी थी कि मैं चाहकर भी उठकर बाहर नहीं जा सकती थी। लेटे लेटे ही मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने इस मुसीबत ने अपनी बहू को गले डाला था। मुझे अपनी और अपने बहनोई की बातें याद आईं। उस रात मेरे बहनोई ने मुझसे मेरे बेटे और अपनी बेटी की शादी की बात की थी, लेकिन मैंने उसकी बेटी से शादी से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो एक आसाइशों में पली बड़ी लड़की है और वो हमारे गरीब खाने पर नहीं रह पाएगी। मैंने अपने बेटे से भी इस सिलसिले में बात की थी। पहले तो उसे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसने भी घुटने टेक दिए। कितना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इसीलिए हम लोगों ने ना चाहते हुए भी उसकी यानी मेरे बहनोई की बात मान ली थी। मेरे बहनोई ने मुझे उसी रात बता दिया था कि उसकी बेटी अब नॉर्मल है, लेकिन मेरे बेटे को अपना मुस्तकबिल बनाना था, तो बस इसीलिए हमने उन दोनों की शादी कर दी थी। लेकिन जिस दिन से इस लड़की ने हमारे घर में कदम रखा था, उसने हमारे घर को जन्नत से जहन्नुम बना दिया था। हम लोग चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि जिन आसाइशात भरी जिंदगी की हम महज ख्वाहिश कर सकते थे, मेरे बहनोई की वजह से हम लोग वो जिंदगी बसर कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये फैसला दुरुस्त था या गलत, लेकिन अब तक तो ये फैसला हमारे हक में गलत ही साबित हुआ था। मेरी बहू का रवैया बहुत अजीब सा था। कभी वो बिल्कुल नॉर्मल लगती और कभी तो उसकी हालत देखकर हम माँ बेटा डर जाते थे। चीजें टूटने की आवाजें मुसलसल आ रही थी जब अचानक से मुझे थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। मैंने झटके से उठकर दरवाजा खोला तो मेरा बेटा और बहू आपस में लड़ रहे थे, और आज हम पर एक नया राज वाज़े हुआ था जब मेरी बहू ने भी एक जोरदार थप्पड़ मेरे बेटे के मुंह पर मारा, और साथ ही साथ उसने जो इंकशाफ किया वो जानकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा था कि वो एब नॉर्मल नहीं, बल्कि वो इतने अरसे से हमें जांच रही थी। वो हमारा इम्तिहान ले रही थी और हम लोग इस इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हुए थे। उसने फौरन मेरे बहनोई को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया, जबकि मुझे और मेरे बेटे को वाकई अपने किए पर शर्मिंदगी थी, क्योंकि हम लोगों ने अपने मफाद के लिए एक मासूम का इस्तेमाल किया था। बेशक वो एक एबनॉर्मल लड़की थी, लेकिन अगर हम चाहते तो वो नॉर्मल हो सकती थी। लेकिन हम लोगों ने उसे प्यार और मोहब्बत देने के बजाय हमेशा उसे सर दर्द ही कहा था। कुछ ही देर के बाद मेरा बहनोई भी वहां पर पहुंच चुका था। मेरी बहू ने मुझे और मेरे बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। हमने उन दोनों से माफ़ी मांगी और फिर हम लोग एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे।